हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से, उनके नाम जो बेस्ट कमेंट किए हुए हैं उनके नाम वीडियो के एंड में बताया जाएगा, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों टेक्स्ट बुक का गोल्डन गुड बाय सेल शुरू हो चुका है। अब ये जो सेल है ये 15 से 17 जुलाई तक चलेगा और इसके तहत 18 महीने का सब्सक्रिप्शन पास दिया जाएगा और ये आखिरी बार होगा। ये दोबारा नहीं आएगा 18 महीने का पास, तो आप इसे ले सकते हैं, मौका हाथ से न जाने पाए। कूपन कोड में आपको इंटर करना है एमजेटी। आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन जो मिलता था 1 साल के लिए यानी 12 मंथ के लिए, ये 18 महीनों तक मिलेगा अगर आप ये 15 से 17 के बीच में लेते हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड यूज करना मत भूलना एमजेटी। अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। अभी हाल ही में दोस्तों जॉनी बेयरस्टो और मैरीजॉन कैप को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया जून 2022 के लिए। लेह एयरपोर्ट जो है ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जो कि इन्होंने हर घर तिरंगा कार्यक्रम को मंजूरी दी है। और हरमनप्रीत कौर दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन होंगी। अभी हाल ही में विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में भगवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। भगवानी देवी ने 94 वर्ष की उम्र में ये जीता हुआ है। ट्विटर को एलन मस्क अब नहीं खरीदने वाले हैं। $44 बिलियन में ये डील कैंसिल कर दी है इन्होंने। नारायण कुमार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको जापान के द्वारा। और मोहम्मद शमी अहमद ये 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। अभी हाल ही में नई दिल्ली में दोस्तों संपत्ति कर अनुपालन पर आरडब्ल्यूए के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करी गई है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, सॉरी टॉप 9 ही थे। कल एक क्वेश्चन हटा दिया गया था और इन 9 क्वेश्चंस को आपने रिवीजन कर लिया है अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है श्रीलंका से। श्रीलंका के प्रेसिडेंट के इस्तीफे के बाद वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो देखिए दोस्तों, श्रीलंका में स्थिति तो बहुत ज्यादा बुरी चल ही रही है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी रनिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया। फिर 14 जुलाई को गोटाबाया राजपक्षे ने भी इस्तीफा दे दिया। गोटाबाया राजपक्षे एक्चुअली में भाग गए श्रीलंका छोड़ करके, वो मालदीव चले गए और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया है रनिल विक्रमसिंघे को। एक्चुअली में वहां पर दोस्तों आर्टिकल 40 करके कुछ है और उसके तहत ये शक्तियां दी गई है प्रधानमंत्री को कि अगर मान लो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। श्रीलंकन पीएम रनिल विक्रमसिंघे दोस्तों जो हैं अब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में रहेंगे राजपक्षे के बाद। रनिल विक्रमसिंघे जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर तो थे, अभी इस्तीफा दिए। इससे पहले पहले कब कब प्राइम मिनिस्टर थे? ये 1993 में, 1993 से 94 के बीच में, 1 से 4, 15 से 18, 18 से 19 और अभी 2022 में थोड़े दिनों के लिए थे। क्लियर है? तो ये श्रीलंका के पीएम रह चुके हैं कई बार और अब कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन गए हैं। श्रीलंका आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है। श्रीलंका में स्थिति काफी ज्यादा खराब चल रही है, वहां पर आर्थिक मंदी आई हुई है और वहां के प्रेसिडेंट हाउस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, आम पब्लिक ने कब्जा कर रखा है। और यहाँ तक कि समझ लो कि जहाँ से प्रेसिडेंट बैठ करके स्पीच वगैरह दिया करते थे, मतलब मीडिया के सामने, टीवी के सामने आया करते थे, उस चेयर पर, उस कुर्सी पर जा करके सब लोग बैठ बैठ करके सेल्फी खिंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। तो फिलहाल ये सारी चीजें चल रही हैं और श्रीलंका की जो रुपया है बिल्कुल क्रैश हो चुकी है। श्रीलंका में ही फूड इमरजेंसी लगी हुई थी। श्रीलंका को अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने $48 मिलियन की सहायता की घोषणा करी है। भारत $3 बिलियन ऑलरेडी दे चुका है। भारत और मदद करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं। WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दोस्तों ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आ गई है 2022 वाली और इसमें भारत इस बार है 135वें स्थान पर। 135वें स्थान पर है। 146 कंट्रीज में 135वें पर भारत है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। हालांकि रैंकिंग में स्थिति तो काफी खराब है। यहाँ पर आप रिपोर्ट भी देख पाओगे, 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज हेल्थ एंड सर्वाइवल रिपोर्ट में बहुत ज्यादा खराब स्थिति है भारत की। तो फर्स्ट पर आइसलैंड है हर बार की तरह, सेकंड पर फिनलैंड है, थर्ड पर है नॉर्वे। 2021 में तो 140 पर था, थोड़ा सा सुधार आया है इस बार, ठीक है।
तो इस बार WEF ने यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना 16वां ये प्रकाशन जारी किया है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं बोर्ज बरेंडे। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में जे सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक द मैकमोहन लाइन का विमोचन किसने किया है? द मैकमोहन लाइन का विमोचन दोस्तों किया है अभी हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कमेंट बॉक्स में बताओ ये कहाँ के गवर्नर हैं? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन दोस्तों आपको पता होगा मैकमोहन रेखा कहाँ की है? ये भारत और चाइना के बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है ना। और पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और अफगानिस्तान या कहे कि POK और अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। क्लियर है ना। तो ये POK में और अफगानिस्तान के बीच में है। POK तो एक्चुअली में अपना है लेकिन अभी अपने कब्जे में है नहीं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं और उन्होंने ये पुस्तक का विमोचन अभी हाल में किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल्स। तो ये पुस्तक जो है लिखी किसके द्वारा गई है? जे सिंह जी के द्वारा। अभी दोस्तों पेड कोर्स जो चल रहा है ना उसमें मैंने 2022 का पूरा पुस्तक के और लेखक आपको याद करा दिया है। उसमें 40 से 44 पुस्तकों को पहले अच्छे से तरीके से आपको बढ़ाया गया है, बताया गया है और उसके बाद इनमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको याद करा दिया गया है। तो जिन जिन लोगों ने कोर्सेज नहीं लिए हुए हैं आज उसको ले लेंगे। आज से उसमें स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फिलहाल इंडिया चाइना विवाद पर इसमें डिटेल में बताया गया है इस पुस्तक में। भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित किस वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिली? तो अभी हाल ही में भारत की पहली स्थानीय रूप से निर्मित दोस्तों वैक्सीन है HPV वैक्सीन। इस वैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दे दी है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडियाज फर्स्ट लोकली क्रिएटेड HPV वैक्सीन रिसीव DCGI अप्रूवल। तो देखो DCGI का मतलब होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसने मंजूरी दे दी है इसको। तो ये भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ दोस्तों क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है और इसको अब DCGI की मंजूरी मिल गई है। तो अब इस वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको पता होगा दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो ये पुणे में स्थित है और इसके करंट टाइम पर जो दोस्तों CEO हैं वो है अदार पूनावाला। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है साइरस पूनावाला। कौन है? साइरस पूनावाला। और साइरस पूनावाला को इस बार कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है ना। आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही दोस्तों कोविशील्ड बनाया था जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में लोगों को, भारतीयों को लगाई गई वैक्सीन कोविशील्ड। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, इसी के द्वारा बनाई गई। वैसे भारत बायोटेक ने दोस्तों कोवैक्सीन बनाई थी, तो वो सभी कोरोना वायरस की वैक्सीन थी, लेकिन यहाँ पर ये जो वैक्सीन की बात मैं कर रहा हूँ ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। क्लियर है। क्रांति बैच जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था दोस्तों, सावन मास स्टार्ट हो चुका है और इसके तहत सावन माह में आपको दिया जा रहा है 20% का डिस्काउंट। अब इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा महादेव। क्या यूज करना होगा? महादेव, MAHADEV। अगर आप महादेव कूपन कोड यूज करते हो तो किसी भी कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको और ई बुक्स पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ई बुक पर देखो ज्यादा परसेंट का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम ही प्राइस की होती है। तो ई बुक पर 10% का डिस्काउंट और अगर आप कोर्सेज लेते हो तो 20% का डिस्काउंट आज से स्टार्ट रहेगा। MZT ऐप पर ये सारा चीजें आपको मिल जाएगा। तो आप चाहे क्रांति बैच हो चाहे ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच हो, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो आज के बाद से। तो MZT ऐप पर जाना है आपको, वीडियो कोड सेक्शन में जाना है और वहां से कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, कूपन कोड में एंटर कर देना है महादेव, MAHADEV। क्लियर है ना। MZT ऐप पर ही ये कोर्स अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने कहां पर भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने दोस्तों अभी हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन कारखाना खोला हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, अग्निकुल कॉस्मोस ओपन इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन चेन्नई। इस रॉकेट फैक्ट्री का दोस्तों उद्घाटन किया है जो इसरो के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं सोमनाथ जी, एस सोमनाथ जी, और टाटा सन्स के जो अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, इन दोनों ने मिलकर के इसका अनावरण किया हुआ है। इसका नाम रखा गया है रॉकेट फैक्ट्री 1। क्या नाम रखा गया है? रॉकेट फैक्ट्री 1। तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा, भारत का पहला
प्राइवेट रॉकेट इंजन कारखाना होगा। प्राइवेट यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, अब इंडिया जो है ना, अब प्राइवेट कंपनियों को भी बढ़ावा दे रहा है स्पेस सेक्टर में भी। स्पेस सेक्टर में भारत चाहता है कि प्राइवेट कंपनियां भी, प्राइवेट स्टार्टअप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आगे आएं और इसरो की मदद करें कुछ। जैसे कि आप देखते हो अमेरिका वगैरह में स्पेस एक्स है, ठीक है ना, ब्लू ओरिजिन वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित Li-ion सेल NMC 2171 का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है ओला ने, ओला इलेक्ट्रिक ने। ओला इलेक्ट्रिक आपको पता होगा भावेश अग्रवाल की कंपनी है। इसी ने एक नई बैटरी लॉन्च की है जो कि भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी होगा, स्वदेशी रूप से निर्मित। ठीक है, तो अगले साल से इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। ओला ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, नाम इसका रखा है NMC 2170, याद रखिएगा नाम इसका। ठीक है, तो ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा यह शुरू किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कैथोड साइड पर NMC है, जबकि एनोड साइड पर ग्रेफाइट और सिलिकॉन का दोस्तों इस्तेमाल किया गया है। कैथोड एनोड आपको पता होगा दोनों सिरों को कहते हैं, ठीक है ना। कैथोड नेगेटिव सिरा होता है और एनोड होता है पॉजिटिव सिरा। बहरहाल इसको आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। फिलहाल ओला एक और चीज पर काम कर रहा है, दुनिया के सबसे उन्नत सेल अनुसंधान केंद्र यानी कि सबसे एडवांस सेल रिसर्च सेंटर भी बना रहा है। ये अगर ये बन जाता है तो ये भी एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड होगा। और 2021 में अपना इलेक्ट्रिक वाहन इसने इंट्रोड्यूस किया था ओला इलेक्ट्रिक ने, और अब धीरे धीरे उसी पर काम चल रहा है। हालांकि उसमें कुछ किस्से भी सुनने को मिले, कुछ जैसे कि बर्नआउट हो जा रहे थे, कुछ विस्फोट के मामले देखने को मिले उसकी गाड़ियों में, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे अब ओवरकम कर रहे हैं ये लोग। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें तो दिसंबर 2017 में स्थापना हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ है भावेश अग्रवाल। अगला, हाल ही में भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए? देखिए, भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, यानी कि ये अपॉइंटमेंट बांग्लादेश के द्वारा की गई है कि बांग्लादेश के हाई कमिश्नर जो भारत में है वो कौन होंगे। समझिएगा इस चीज को, यानी भारत ने इसे नहीं नियुक्त किया है, तो इनको बांग्लादेश ने नियुक्त किया है भारत में अपना उच्चायुक्त। नाम क्या है? मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान देख करके आपको क्रिकेटर नहीं याद आना चाहिए, एक्चुअली में वहाँ के नाम भी ऐसे ही होते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, काफी सिमिलर। तो मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान दोस्तों ये अपॉइंट किए गए हैं बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू इंडिया। क्लियर है ना। तो अभी हाल ही में ये नियुक्ति हुई है। हाई कमिश्नर के बारे में मैंने आपको बताया था एक दिन कि हाई कमिश्नर जो होता है, हाई कमिश्नर और आप देखते हो एम्बेसडर, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, यानी कि जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ था, उन्हीं को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं, वहां पर उन्हीं के ग्रुप का कॉमनवेल्थ है। तो वहां पर हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं और अदर कंट्रीज में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, कॉमनवेल्थ में भी कुछ एक्सेप्शंस है, अमेरिका वगैरह जैसे, अमेरिका में राजदूत होते हैं, जबकि अमेरिका पर भी ब्रिटेन का एक टाइम पर कब्जा रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हाई कमिश्नर की, तो बांग्लादेश भी चूंकि भारत से ही अलग हुआ और वहां पर भी ब्रिटिश साम्राज्य रहा था एक टाइम पर, तो इस वजह से यहाँ पर भी उच्चायुक्त यहाँ से भी नियुक्त किए जाते हैं, बांग्लादेश में हो चाहे भारत में हो। क्लियर है ना। तो भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान नियुक्त किए गए हैं। ये मोहम्मद इमरान की जगह पर आए हुए हैं। बांग्लादेश के बारे में तो आप बेसिक चीजें जानते ही हो, देख पाओगे आप मैप में, यहाँ पर है बांग्लादेश, भारत का ही पड़ोसी देश है। सबसे लंबा बॉर्डर भारत यहीं से शेयर करता है, सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है ये भारत यहीं से शेयर करता है बांग्लादेश से। अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, ढाका यहाँ की कैपिटल, मुद्रा बांग्लादेशी टका, संसद का नाम जातीय संसद और राजभाषा है बांग्ला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बनी? तो सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट दोस्तों बन गई हैं जानवी डंगेती। जानवी डंगेती का नाम अभी कुछ महीनों पहले भी आया था चर्चे में, और मैंने आपको बताया था तब ये ट्रेनिंग ली हुई थी। और अब यहाँ पर 19 ईयर ओल्ड जानवी डंगेती जो है ये बिकम द यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गई हैं, सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दक्षिण पोलैंड की क्रोको में AATC से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को अपना पूरा कर लिया है। इन्होंने एक्स्ट्रा 45 नाम के बैच से सबसे कम उम्र में ये बैच कंप्लीट करी हुई है। इस बैच में समझ लो कि एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी हुई है। अभी जो मैं बता रहा हूँ कुछ महीनों पहले की बात,
जानवी जो है यूएस में कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया था, और ये भी पूरा करने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। क्लियर है ना? बिल्कुल। एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर यानी कि AATC होता है। नासा यानी कि 1958 में स्थापना हुई थी नासा की, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है और बिल नेल्सन इसके प्रशासक हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दुनिया भर की कुछ जो स्पेस एजेंसियां हैं उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे रसिया की रॉसकॉस्मोस है, रसिया की, चाइना की CNSA है, जापान की जक्सा है, अमेरिका में बात करें तो नासा है। तो दोस्तों ये तो गवर्नमेंट है। प्राइवेट में अगर बात करें अमेरिका की ही तो सबसे ऊपर जो है वो है स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजन, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन में एक है वन वेव, ब्रिटेन में एयरटेल का जो है, ठीक है ना, वन वेव है। और भी भारत में अगर बात करें तो भारत को आप इसरो जानते ही हो, स्काई रूट भी जान लो, स्काई रूट भारत की प्राइवेट है, ठीक है ना। तो ये सभी स्पेस एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 4 गोल्ड जीते हुए हैं और टोटल 22 मेडल जीते हुए हैं, जिनमें से 9 तो दोस्तों है सिल्वर मेडल और 9 ही है ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रकार से 9 9 18 4 22 टोटल 22 मेडल आए हुए हैं इंडिया को, ठीक है ना। अभी एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित हुआ वहां पर, तो यहाँ पर देखिए बहरीन में आयोजित हुआ था और इंडिया ने टोटल 22 मेडल जीते हुए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे रेफरेंस के लिए। तो इसमें गोल्ड मेडल में देखिए कौन कौन जीता है, क्योंकि 4 गोल्ड मेडल आए हैं तो चारों के नाम आसानी से आप याद कर सकते हो। प्रियंका 65 किलोग्राम की कैटेगरी में, एरंजू 68 किलोग्राम की कैटेगरी में, अंतिम 53 किलोग्राम कैटेगरी में, सुजीत 65 किलोग्राम की कैटेगरी में। याद रखिएगा ये रेसलिंग चैंपियनशिप था, अंडर 20 का रेसलिंग चैंपियनशिप था। तो मनामा बहरीन में आयोजित हुआ था। भारत ने टोटल 22 मेडल जीते हुए हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल का निधन हो गया? तो अवधेश कौशल जी दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित थे, बहुत ही फेमस ये सामाजिक कार्यकर्ता थे और पर्यावरण कार्यकर्ता थे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नोटेड सोशल वर्कर पद्मा अवार्डी अवधेश कौशल डाइज इन देहरादून। देहरादून में इनका निधन हो गया है। ये दोस्तों रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट सेंटर या कहें कि RLEC नाम के एक NGO के ये फाउंडर थे, ठीक है ना। NGO का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है और ये लोगों की सेवा के लिए स्थापित किया जाता है, तो उसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इनको 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में विश्व शिखर सम्मेलन में आमंत्रित भी किया गया था। तो ये सभी इनकी अचीवमेंट थी, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था और इनका अभी निधन हो गया है। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और हाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगती है आपको। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखे थे, आई एम मलाला पुस्तक, ये मलाला यूसुफजई की है, और F1 रेस सबसे ज्यादा बार लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया कमेंट में, लेकिन जो टॉप 10 थे उनके नाम यहाँ पर मैं शो करा दे रहा हूँ। महेंद्र हेम्ब्रोम, शुभम डे, अवतारुल चौधरी, आरती तोमर, चंद्रशेखर राम, आदर्श चतुर्वेदी, कन्हैया सिंह, सुजीत कुमार, हितेश कुमावत और शुभांगी त्रिवेदी। तो ये टॉप 10 है, आप भी टॉप 10 में आ सकते हो। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाए इनके जल्दी और डिटेल के साथ आपको आंसर करना है, ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स लिखना है। जिनके ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स रहेंगे और जल्दी आएंगे कमेंट, उनका नाम लिया जाएगा अगले दिन की वीडियो में। अगला आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ स्थित है? दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इनके बारे में आप काफी कुछ लिख सकते हो। लिखेगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और इसकी PDF और क्विज आप फ्री में प्राप्त कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, MGT ऐप इंस्टॉल कीजिए और फ्री में PDF और क्विज सेक्शन में जाकर प्राप्त कीजिए, इनका लाभ उठाइए। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं, वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।